आज मैं आपको ये क्वेश्चन जो है ये सॉल्व करके बताऊंगी। और ये जो क्वेश्चन मैंने लिया है ये क्लास 9 के साइंस के एनसीईआरटी बुक चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशन, उससे लिया गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू शो दैट द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज 1/6 ऑफ इट्स वेट ऑन द अर्थ। यहाँ पे ये कह रहा है हमें ये शो करना है कि अगर मून पर कोई ऑब्जेक्ट है तो उस ऑब्जेक्ट का जो वेट होगा वो क्या होगा, उसी ऑब्जेक्ट को अगर हम अर्थ पे रखेंगे तो उस अर्थ पर उस ऑब्जेक्ट का जो वेट होगा 1/6 टाइम्स होगा। यानी कि हमें यहाँ पे ये दिखाना है वेट ऑन मून इक्वल टू 1/6 इंटू वेट ऑन अर्थ। हमें ये यहाँ पर प्रूफ करके दिखाना है। तो इसको प्रूफ करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर देखिए जो मून का जो मास होता है वो क्या होता है 7.4 इंटू 10^22 kg कैलकुलेटेड वैल्यू है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, मून का मास हो गया। और जो मून का जो रेडियस है वो इतना दिया हुआ है। तो जैसे कि मान लीजिए आपका मून है, ये मून है आपका, ठीक है। तो इस मून का जो मास है वो कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 7.4 इंटू 10^22 kg। और रेडियस ऑफ मून, तो ये मून है तो मून सर्कल की शेप में है, तो यहाँ पर सेंटर ओ है, तो सेंटर ओ से ये क्या हो गया, रेडियस हो गया। तो ये रेडियस कितना दिया हुआ है आपका 1.74 इंटू 10^6 मीटर, ठीक है। तो मून का मास हो गया ये और मून का रेडियस ये हो गया। अच्छा, मास ऑफ अर्थ जो है, अब उसी तरह से अर्थ का भी मास और अर्थ का भी रेडियस होगा। तो यहाँ पर कंपेयर किया गया तो पता चला कि अर्थ का जो मास होता है ना वो मून के मास का 100 टाइम्स होता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर 100 इंटू मास ऑफ मून लिख दिया। तो 100 इंटू, अब देखिए मास ऑफ मून कितना होता है, ये है, मैंने यहाँ पे लिख दिया 7.4 इंटू 10^22 kg, ठीक है। इक्वल टू, अब देखिए ये 7.4 मैंने यहाँ लिख दिया और ये जो 100 है, 100 को अगर पावर में लिखेंगे तो क्या होगा 10^2। तो 100 की जगह मैंने इसको पावर में लिख दिया इंटू, और ये 10^22 kg, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 7.4 इंटू, अब देखिए ये 10^2 है और ये 10^22 है। तो बेस सेम है दोनों का, जैसे क्या दिया हुआ 10^2 इंटू 10^22। तो यहाँ पर देखिए आपने पावर एक्सपोनेंट पढ़ा है, बेस सेम रहता है तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है। यानी कि 2 + 24 क्या, 2 + 22 क्या हो जाएगा 24। तो ये क्या हो गया 10^24 kg। तो यहाँ पर क्या आया, जब हमने मास ऑफ मून को 100 से इंटू किया तो कितना आया 7.4 इंटू 10^24 kg। और जो एक्चुअल जो अर्थ का मास जो है वो क्या होता है, वो ये होता है 6 इंटू 10^24 kg। ये एक्चुअल अर्थ का मास है। और हम यहाँ पर जब कंपेयर किए कि जो अर्थ का जो मास है वो मून के मास का 100 टाइम्स है, जब इसको सॉल्व किया तो इतना आ रहा है 7.4 इंटू 10^24 kg। तो इस वाले नंबर में और जो एक्चुअल अर्थ का मास है दोनों में ज़्यादा कोई फर्क नहीं, इसको नियरली बराबर माना गया। देखिए मैंने यहाँ लिख दिया 7.4 इंटू 10^24 kg नियरली इक्वल टू, और जो एक्चुअल जो मास है अर्थ का 6 इंटू 10^24 kg, दोनों को नियरली लगभग बराबर माना गया है। तो देखिए पावर देखिए सेम है 10^24, यहाँ पर भी वही है, बस ये 7.4 और 6 है तो दोनों में कितना फर्क है, 1.4 का ही तो फर्क है। तो इसको नियरली इक्वल मान लिया गया। तो अब हम ये कह सकते हैं कि जो अर्थ का जो मास है वो मून के मास का 100 टाइम्स है, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर उसी तरह से देखिए रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ भी पता किया गया। तो कंपेयर करने से ये पता चला कि जो मून का जो रेडियस होता है ना उसका 4 टाइम्स होता है अर्थ का रेडियस, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिख दिया रेडियस ऑफ अर्थ क्या होता है 4 इंटू रेडियस ऑफ मून। तो यहाँ 4 इंटू रेडियस ऑफ मून कितना दिया हुआ, देखिए 1.74 इंटू 10^6 मीटर। तो मैंने यहाँ लिख दिया रेडियस ऑफ मून ये है, इसमें 4 इंटू कर दिया। तो दोनों को जब इंटू करेंगे इसको तो ये आएगा 6.96 इंटू 10^6 मीटर। जब हमने कंपेयर किया, क्या कंपेयर किया, कंपेयर किया गया कि जो अर्थ का जो रेडियस है वो मून के रेडियस का 4 टाइम्स होता है, तो इतना आया। अच्छा, जो एक्चुअल अर्थ का जो रेडियस है वो ये है 6.4 इंटू 10^6 मीटर। तो इसमें कंपेयर कीजिए दोनों में 6.96, यहाँ मैंने लिख दिया 6.96 इंटू 10^6 मीटर। ये कब आया हमने, ये जब हमने मून के रेडियस को 4 से इंटू किया तो ये इतना आया। और जो एक्चुअल है अर्थ का रेडियस वो ये है। तो देखिए दोनों नियरली बराबर ही तो है। यहाँ पर भी देखिए 10^6 है, देखिए पावर दोनों का सेम है, पर यहाँ पर 6.96 और यहाँ पर 6.4 है, तो ज़्यादा फर्क तो है नहीं, तो इसको नियरली मान लिया गया। तो कंपेयर करने से ये पता चला कि जो अर्थ का जो रेडियस है ना वो मून के रेडियस का 4 टाइम्स है, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझा दिया। अब चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हमें यहाँ पर ये प्रूफ करके दिखाना है वेट ऑन मून इक्वल टू 1/6 इंटू वेट ऑन अर्थ। तो सबसे पहले हम मून, वेट ऑन मून ये वाला निकालते हैं। तो मैं यहाँ पर पहले मून का डायग्राम बनाती हूँ। मान लीजिए ये मेरा मून है, ये मेरा मून हो गया। तो ये सर्कल की शेप में रहता है, तो सेंटर ओ है तो ये रेडियस होगा। तो इसका रेडियस हम क्या लेके चलेंगे, न्यूमेरिक वैल्यू ना लेकर के इसको हम आर मान लेते हैं, इसका रेडियस आर है, ठीक है। और इस मून का जो मास है, इस पूरे मून का जो मास है वो कैपिटल एम है, ठीक है। ये मास ऑफ मून क्या है, मास ऑफ मून जो है वो मेरा क्या है, एम है। और इस मून का जो रेडियस है वो क्या है, वो है आर, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, अब देखिए ये सेंटर ओ है, सेंटर ओ से आप एक और यहाँ लेके जाएंगे तो ये भी तो रेडियस ही हुआ,
ये क्या है भाई, ये भी रेडियस, ये रेडियस ही तो है। अच्छा अब यहाँ पर क्या है, ये मून है, मून के सरफेस पर एक ऑब्जेक्ट रखा है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, ये ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट का कुछ तो मास होगा, उसको मैंने स्मॉल एम मान लिया, ठीक है। तो ये मून है, इसका मास कैपिटल एम है और इस ऑब्जेक्ट, इस मून के सरफेस पर, इस मून के सरफेस पर एक और दूसरा ऑब्जेक्ट रखा है जिसका कि मास स्मॉल एम है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर और यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आपका आपने पढ़ा होगा अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, न्यूटन इसाफ ने क्या कहा है कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स, यानी कि यूनिवर्स में हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, उनमें एक फोर्स लगता है जिसको कि हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स आपने पढ़ा है ना, क्या होता है वो, एफ इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, ये पढ़ा है आपने, यही मेन फॉर्मूला है। ये कैसे आता है कि मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है ये, इसका कि मास एम है और दूसरा ऑब्जेक्ट आपका है उसका मास स्मॉल एम है और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल आर है, तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है जिसको कि हम ग्रेविटेशनल फोर्स एफ बोलते हैं। वो क्या हो जाएगा, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला। तो अब यही फॉर्मूला यहाँ पर भी लगेगा, यहाँ पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तो देखिए ये यूनिवर्स में आपका दो ऑब्जेक्ट, एक मून है और मून के सरफेस पर एक दूसरा ऑब्जेक्ट रखा है स्मॉल एम, तो इन दोनों, ये भी तो यूनिवर्स का ही दो ऑब्जेक्ट है ना, एक मून हो गया और एक ये स्मॉल एम, ये दूसरा ऑब्जेक्ट ये, तो इन दोनों के बीच में भी तो यही फोर्स लगेगा, फोर्स यही लगेगा ना। तो मैं इसका डायग्राम बना के समझा देती हूँ इसका। मान लीजिए कि ये मेरा मून है, ठीक है, और यहाँ पर ये स्मॉल ऑब्जेक्ट एम, ये वाला, ये देखिए ये, ठीक है ना। तो इसका मास एम है मून का और इसके सरफेस पर जो ऑब्जेक्ट रखा है इसका मास क्या है, स्मॉल एम, ये है। और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस, देखिए ये जो ऑब्जेक्ट स्मॉल एम है ना, ये मून के सेंटर से और सरफेस पर, मून के सरफेस पर, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हुआ, सेंटर से और सरफेस पर जो ऑब्जेक्ट रखे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आर ही तो है, ये देखिए ना डिस्टेंस कितना है, आर है ना। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, आर है, डिस्टेंस आर है। तो ये एक हमारा ऑब्जेक्ट एम है और दूसरा ऑब्जेक्ट उसका मास एम है, ठीक है ना। तो इन दोनों के बीच में भी तो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स ही लगेगा, इसाक न्यूटन के अकॉर्डिंग लगेगा ना। तो क्या लगेगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, वो क्या लगेगा, इस फॉर्मूले से कंपेयर कीजिए, ये हो गया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी एम, यहाँ पर एम हमारा क्या है, ये है मास ऑफ मून, और दूसरा ये ऑब्जेक्ट एम जो इसकी सरफेस पर रखा है वो क्या है, स्मॉल एम अपॉन, अच्छा ये क्या बताता है, ये डिस्टेंस बताता है ना, इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस आर होता है। तो इस मून के सेंटर से और ये ऑब्जेक्ट इनके बीच का डिस्टेंस आर है, तो यहाँ पर क्या हम लिखेंगे, आर स्क्वायर, यही ना होगा, फॉर्मूला ये है। तो यहाँ पर डिस्टेंस आर है, तो यहाँ इस फॉर्मूले में आर स्क्वायर, तो यहाँ पर भी स्क्वायर लगाएंगे। तो ये हमारा फोर्स निकला किसका, मून के सरफेस पर जो ऑब्जेक्ट है, तो क्या करेगा, मून अपनी तरफ इस ऑब्जेक्ट को खींचेगा, ठीक है ना, अट्रैक्ट करेगा, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो ये होगा। अच्छा ये हो गया, ठीक है। अब देखिए वेट, अब इसी फोर्स को मैं वेट बोलूँगी, इस फोर्स को मैं वेट बोलूँगी, ठीक है। और मैं क्या निकाल ली, अब देखिए वेट किसे कहते हैं, वेट किसे कहते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे अर्थ पर कोई आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, तो अर्थ क्या लगाता है, एक डाउनवर्ड फोर्स लगाता है ना नीचे की साइड। जैसे मान लीजिए ये आपका अर्थ है, इस पर कोई ऑब्जेक्ट है, ये अर्थ है आपका, तो अर्थ क्या करता है, अर्थ अपनी तरफ हर ऑब्जेक्ट को खींचता है, अट्रैक्ट करता है, डाउनवर्ड एक फोर्स लगता है, तो इसी फोर्स को वेट कहा जाता है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, यहाँ पर हमारा अर्थ की जगह मून है, अर्थ की जगह क्या है, मून है, और इस मून के सरफेस पर ये ऑब्जेक्ट है। तो इस मून के वजह से, इस मून के वजह से, क्योंकि देखिए हर प्लैनेट का अपना अपना ग्रेविटी होता है ना, तो इस मून का भी अपना एक ग्रेविटी है ना, ग्रेविटी क्या, फोर्स, ये मून एक अट्रैक्शन, एक फोर्स लगाएगा इस ऑब्जेक्ट पर, ये जो ऑब्जेक्ट रखा है ना स्मॉल एम, इसका मास है, तो इस मून की वजह से इस ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लगेगा, ये मून भी अपनी तरफ इसको खींचेगा, इस मून की भी अपनी एक ग्रेविटी है। तो ये जो मून जो इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचेगा, फोर्स लगाएगा, तो इसी फोर्स को वेट ही तो कहा जाता है ना। तो ये जो फोर्स हमने निकाला है, ये एक तरह का वेट ही तो है, ये क्या है, ये वेट है हमारा। तो इस फोर्स की जगह हम एफ न लिख करके अब हम इसको लिखेंगे डब्ल्यू, और क्योंकि मून जो है फोर्स लगा रहा है इस ऑब्जेक्ट एम पर, तो यहाँ पर हम डब्ल्यू और यहाँ पर वेट, ये एम लिखेंगे, यहाँ पर एम मीन्स मून, ठीक है ना, कि मून की वजह से इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रहा है, ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है, तो यहाँ पर मैंने ये मून लिख दिया, ठीक है ना, डब्ल्यू और ये एम, तो ये क्या हो जाएगा, इस फोर्स की जगह मैंने डब्ल्यू एम लिख दिया, और ये कितना है, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लेती हूँ, ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई हमारी। अच्छा जिस तरह से हमने ये ऑब्जेक्ट को, अब यही सेम ऑब्जेक्ट जो है ना हमारा, जिसका कि मास एम है, अब इसी ऑब्जेक्ट को हम अर्थ के सरफेस पर रखेंगे। पहले मैंने क्या किया था, मून के सरफेस पर रखा था, अब हम अर्थ के सरफेस पर रखेंगे। तो ये हमारा अर्थ हो गया,
ये हमारा अर्थ है, अर्थ का सेंटर ये है, ठीक है, और ये रेडियस हो गया, ठीक है ना, और उसी तरह से ये भी रेडियस है। अच्छा, मैंने कंपेयर करके आपको बता दिया है कि जो अर्थ का जो रेडियस होता है वो क्या है। मैंने आपको सब कंपेयर करके यहाँ बता दिया। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ वो क्या निकला था मेरा, मैंने जो निकाला था। हाँ, ये देखिए, मैंने क्या बताया था कि अर्थ का जो रेडियस होता है मून के रेडियस का 4 टाइम्स होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने मून का रेडियस r माना है। मून का रेडियस क्या r है, तो अर्थ का रेडियस क्या होगा भाई, मून के रेडियस का 4 टाइम्स होगा। यानी कि इसका जो रेडियस अगर हम कंपेयर करके लिखेंगे तो ये 4r होगा ना, इसका रेडियस यही होगा ना, 4r, ये रेडियस हो गया हमारा। अच्छा, इसका और ये भी मैंने बताया था कि अर्थ का जो मास है वो मून के मास का 100 टाइम्स है। तो अगर हम कंपेयर करके लिखना चाहें तो इसको हम टाइम्स में कैसे लिखेंगे, 100 m लिख सकते हैं। अगर मून का मास m है तो अर्थ का मास क्या होगा, 100 m होगा ना। ये सब मैंने कैलकुलेट करके बता दिया। तो यहाँ पर अर्थ का मास मैंने 100 m लिखा है और जो इसका रेडियस है वो क्या है, 4r लिखा हुआ। अब इसी अर्थ के सरफेस पर यही सेम ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर मून के सरफेस पर रखा गया तो वही सेम ऑब्जेक्ट इस पर भी रखा गया, तो इसका मास m ही रहेगा, स्मॉल m, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर इनके भी बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। जैसे मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करके बताया था, ये ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। तो ये अर्थ के सरफेस पर रखा हुआ है एक ऑब्जेक्ट m, तो अर्थ और इस ऑब्जेक्ट के बीच में एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, जिसका फॉर्मूला मेन क्या मैंने बताया था, G(m)m/r², ये बताया था यहाँ पर मैंने, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा जो कैपिटल M है वो क्या है, 100 m के बराबर है ना। यहाँ पर जो मास है, अर्थ का मास क्या है, अर्थ का मास यहाँ पर हमारा क्या है, 100 m। यहाँ पर जो मास ऑफ अर्थ है वो है हमारा, जो मास ऑफ अर्थ है वो हमारा है 100 m, और रेडियस ऑफ अर्थ कितना है, सॉरी रेडियस ऑफ अर्थ हमारा नहीं है यहाँ पर, ये मास ऑफ अर्थ 100 m है, ठीक है। तो डायग्राम से समझा देते हूँ मैं यहाँ पर। जैसे मान लीजिए ये अर्थ है और यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट स्मॉल m है, यहाँ पर मैंने ले लिया, ठीक है, ये स्मॉल m। और इस अर्थ का जो मास है मैंने बता दिया ना, वो कितना लिया, 100 m। और ये अर्थ के सेंटर से और इस ऑब्जेक्ट m जो है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, तो ये भी तो रेडियस है, जैसे ये रेडियस है ये भी रेडियस है, तो डिस्टेंस कितना हुआ, 4r, दोनों के बीच का डिस्टेंस 4r। तो मैं यहाँ बता देती हूँ, ये डिस्टेंस 4r है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू फॉर्मूला लगाएं तो क्या होगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G, अर्थ का मास क्या है हमारा 100 m इंटू, और इसका मास m है, अपॉन इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना, 4r। तो 4r है, लेकिन फॉर्मूले में क्या रहता है, r², ठीक है ना। ये हो गया, तो ये हमारा फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स निकल गया, ठीक है ना। तो इसको भी मैं अब वेट ही बोलूँगी, क्यों बोलूँगी, क्योंकि देखिए अर्थ पर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रहता है तो अर्थ एक फोर्स लगाता है, डाउनवर्ड फोर्स लगाता है। अर्थ हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, अर्थ की अपनी ग्रेविटी होती है, तो इसी को वेट भी कहा जाता है। तो इस फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसको मैं क्या कहूँगी, वेट कहूँगी। और ये जो फोर्स होता है ना, और जो ये वेट होता है, इन दोनों का यूनिट भी न्यूटन ही है। इसका भी यूनिट क्या होता है, न्यूटन, इसका भी यूनिट न्यूटन होता है। तो यहाँ पर अब मैं एफ ना लिख करके यहाँ पर मैं वेट लिखूंगी। तो मैं किसका लिखा रही हूँ, वेट किसका लग रहा है अर्थ पर, इस ऑब्जेक्ट का, ठीक है ना। तो यहाँ पर WE लिखूंगी मैं, ठीक है ना। तो ये हो गया WE इक्वल टू, और ये कितना दिया हुआ है, ये G इंटू 100 m इंटू स्मॉल m अपॉन 4r²। ये मेरा इक्वेशन सेकंड हो गया। तो इक्वेशन फर्स्ट मेरी ये थी और इक्वेशन सेकंड मेरा ये आया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड, मैं लिख देती हूँ, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट से सेकंड को मैं डिवाइड करूंगी। तो ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है। देखिए ये WM लिखा हुआ है और ये WE है। तो डिवाइड कैसे करेंगे, ये मेरा ये LHS हो गया और ये RHS हो गया। इस तरह से ये LHS है और ये RHS है, तो LHS को LHS से डिवाइड करेंगे, यानी कि WM अपॉन WE इक्वल टू, अब RHS को RHS से डिवाइड करेंगे। तो ये देखिए RHS हमारा यहाँ पर क्या है, GMM अपॉन, और ये क्या है देखिए R², ये देखिए ये लिखा हुआ है यहाँ पर R²। तो डिवाइड, फिर इसको डिवाइड करेंगे RHS को, ये जो आया है यहाँ पर, तो ये क्या दिया हुआ, G इंटू 100 m इंटू m अपॉन, और ये क्या 4r का होल स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा WM अपॉन WE इक्वल टू, ये हो जाएगा GMM अपॉन R²। और इस डिवाइड को, ये डिवाइड जो है जब इसको आप इंटू में करेंगे ना, तो जब डिवाइड इंटू में होगा तो ये नीचे वाले का रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि ये ऊपर हो जाएगा और ये वाला टर्म नीचे हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4r का होल स्क्वायर अपॉन, और ये क्या है G इंटू 100 m इंटू m, ये आ गया। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या कर सकता है। सबसे पहले मैं इसको भी ओपन करके लिख देती हूँ। तो ये हो जाएगा WM अपॉन WE इक्वल टू, ये हो जाएगा GMM
आर स्क्वायर इंटू, अब देखिए 4r का होल स्क्वायर है, तो पहले 4 को 2 बार इंटू करेंगे तो 4 4 16 हो जाएगा, और उसी तरह से r को भी 2 बार इंटू करेंगे तो r इंटू आर क्या होगा, आर स्क्वायर होगा। तो यहाँ हो जाएगा 16, इसको जब ओपन करेंगे तो 16r स्क्वायर होगा अपॉन, और ये क्या लिखा हुआ g इंटू 100 m इंटू m। ठीक है, तो देखिए ये जी कैंसिल, ये आर स्क्वायर कैंसिल, ये m और ये m कैंसिल, ये m और ये m कैंसिल, तो क्या बच रहा है डब्ल्यू एम अपॉन डब्ल्यू ई इक्वल टू 16 अपॉन 100 केवल बच रहा है। ठीक है, और अब देखिए ये डिवाइड कीजिए इसको, 16 1 16, और इसको जब डिवाइड करेंगे तो 100 है और यहाँ पर ये 16 है, तो ये जाएगा 16 6 96। ठीक है, फिर माइनस कीजिए, 10 में से 6 गया 4 और ये बाकी 0 हो गया, फिर पॉइंट लगा के आप 0 लगाइए, तो ये 2 टाइम्स जाएगा, 16 2 32, फिर माइनस कीजिए, 10 में से 2 गया 8, 0 लगाइए, 16 5 80। तो ये देखिए 16 1 16 और 16 6.25। ठीक है, ये आ रहा है काटने पर, तो कितना आ रहा है डब्ल्यू एम अपॉन डब्ल्यू ई इक्वल टू 1/6.25। ठीक है ना, तो इस 1/6.25 को हम नियरली लिख सकते हैं 1/6, जैसे 1/6.25 है ना, तो हम इसको 1/6.25 में लिख करके नियरली 1/6 बराबर ही है, लगभग 0.25 का फर्क है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, डब्ल्यू एम अपॉन डब्ल्यू ई इक्वल टू, हम यहाँ पर इसको 1/6 के बराबर करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये डब्ल्यू एम इक्वल टू, ये डब्ल्यू डिवाइड में इसको इधर साइड लेकर चले जाएंगे, तो ये 1/6 के साथ इंटू में हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा इंटू में हो जाएगा डब्ल्यू। तो यही हमें प्रूफ करके दिखाना था कि वेट ऑन मून इक्वल टू 1/6 इंटू वेट ऑन अर्थ। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा।